नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम डेली करंट अफेयर न्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे, जिसके तहत हम प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा देखिए जो पहला टॉपिक है ये है कि जो डीजल लोकोमोटिव वाले इंजन हैं, इनके अंदर बायोडीजल का अब देखिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा ये आया है? तो भारतीय रेलवे कह रही है कि अब बायोडीजल का उपयोग वो करेगी और इससे अपने डीजल इंजनों के एक बड़े बेड़े को वो चलाने की जो है योजना बना रही है। भारतीय रेलवे ने संसद को ये कहकर सूचित किया है कि जो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO है, इसके द्वारा डीजल इंजनों के संचालन के लिए B5 डीजल इसका परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ B से मतलब बायो होगा, तो B5 बायो डीजल का जो है परीक्षण किया जा रहा है और जितने भी लोकोमोटिव इंजन थे रेलवे के, धीरे धीरे वो उनको बायोडीजल पर चलाएगी। इतना तो आप समझ गए। अब देखिए बायोडीजल के उपयोग से क्या होगा। एक तो जो डीजल आप खरीद रहे हो उसमें जो आपका बिल जा रहा है उसमें बचत होगी। दूसरा क्या होगा, जो ये उत्सर्जन होता है इसको रोकने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा। तो ये तो फायदे होंगे। अब बात करते हैं बायोडीजल क्या होता है। देखिए बायोडीजल क्या होता है ना, जो पारंपरिक या जीवाश्म आधारित हमारा ईंधन या फिर डीजल होता है, उसका एक क्या है, वैकल्पिक ईंधन है। इसमें क्या होता है, जो वनस्पति तेल होते हैं, पशुओं की जो वसा होती है या बचा हुआ खाना होता है या फिर कुछ वनस्पतियां होती है या फिर जो अपशिष्ट तेल है, उससे जो है इसको उत्पादित किया जा सकता है। अब जो ये डिजिटल उत्पादन करने की तकनीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको बोला जाता है ट्रांसस्थिरीकरण। अगर कभी पेपर में आ जाए कि ट्रांसस्थिरीकरण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये बायोडीजल को प्रोड्यूस करने की एक टेक्नोलॉजी है। आइए बायोडीजल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए ये एक पेड़ है, यहाँ से हमने जो सीड्स जो हैं सीड्स कलेक्ट कर लिए। सीड्स के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है काफ़ी ज़्यादा। अब इनको हमने कलेक्ट किया, ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले गए, जो एक्सट्रैक्शन सेंटर है वहाँ पर ले गए। अब यहाँ पर देखिए बीज को रिफाइन वगैरह किया गया। इसके बाद इसको जो है जो ट्रांसइट्रिफिकेशन नाम का प्रोसेस था, इसमें देखिए ऑयल को हमने क्या किया, पूरा का पूरा प्रोसेस किया। अब यहाँ से एक तो आपका बायोडीजल निकल के आ गया, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बायो प्रोडक्ट निकल के आया। अब बीज में से तेल तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जो बीज का अपशिष्ट था है ना, उसका जो आप कह सकते हैं भूसी थी, वो तो बच गई ना। भूसी हालांकि एकदम सही वर्ड नहीं होगा, आप ये मान सकते हैं बीज का अपशिष्ट बच गया, बायो प्रोडक्ट आ गया। उस बायो प्रोडक्ट का आप क्या करेंगे, उसके आप ऑयल केक बना सकते हैं, ग्लिसरीन वगैरह बन सकती है। ये जो ऑयल केक बचते हैं, ये जानवरों को खिलाने वाला जो चारा होता है उसमें काम आ जाते हैं। तो देखिए आपने हर एक हिस्से का जो है यूज़ किया। इससे आपकी एक तो डीजल ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हुई और जलवायु को लेकर जो आपके कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। ये हमारा पहला टॉपिक था। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। देखिए महाराष्ट्र प्रवासन ट्रैकिंग प्रणाली, ये न्यूज़ में है। क्यों है, महाराष्ट्र सरकार एक कदम जो है लेकर आई है, जिसमें व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। किनको दी जाएगी, जो प्रवासी कामगार होते हैं। देखिए जब एग्रीकल्चर का टाइम आता है, फसलों को बोने का या फसलों की कटाई का, तो उस टाइम पर मजदूर जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम की तलाश में। इसके अलावा मान लीजिए वुलन फैक्ट्रीज हैं, सर्दियों में उनमें ज़्यादा काम रहता है, तो सर्दियों में वहाँ पर प्रवासन होता है। शुगर केन मिल है, गन्ने से चीनी निकालने वाली जो मिल होती है, वो एक सीज़न तो खुली रहती है, एक सीज़न में बंद रहती है, तो उनमें काम करने के लिए मौसमी प्रवासन हमें देखने को मिलता है। ये लोग क्या करते रहते हैं, क्योंकि ये मौसमी प्रवासी हैं तो ये आते जाते रहते हैं। अब इनके आने जाने को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इनको इनकी आवाजाही को ट्रैक करने के लिए ये जो एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम किसने, महाराष्ट्र ने जो है विकसित किया है। इससे क्या होगा, जो प्रवासी लोग हैं उनको अगर आप ट्रैक कर पाएंगे, कौन आया कौन चला गया, कौन अभी रह रहा है, तो आप उनको बहुत सारे बेनिफिट दे पाएंगे, जैसे टीकाकरण,
पोषण की आपूर्ति, स्वास्थ्य जांच या फिर जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS चल रहा है, इनकी निरंतरता बनाने में आपको मदद मिलेगी, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई किसका टीकाकरण हुआ है, किस बच्चे को जो है पोषण हमें देना है, तो चीज़ें आसान हो जाएगी ना। डाटा अगर आपके पास है फिर तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे देखिए जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, 18 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं और जो रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ये सब शामिल होंगी। इनको बेहतर तरीके से जो है नियोजित गवर्नमेंट जो है कर पाएगी। तो प्रवासन ट्रैकिंग प्रणाली, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने एक निधि शोध कार्य पत्र जो है जारी किया है। इसको क्या कहेंगे? इसको देखिए पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर कहेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है अगर 2011 से 19 के बीच की बात करें तो भारत में 12.3% से गरीबी जो है कम हुई है। और ये कब पता चला? ये जो फाइंडिंग आई है, ये देखिए वर्किंग पेपर जो पब्लिश किया है, किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो थी वो लगभग भारत से खत्म हो रही है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। यहाँ पर देखा गया है कि जो वर्किंग पेपर था वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च का, उसने कहा है पॉवर्टी हेडकाउंट रेट इंडिया में डिक्लाइन हुआ है, 22.5% की डिक्लाइन हुआ है 2011 में, 2019 में, और 2011 में कितना था? 10.2% था। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है पॉवर्टी हेड काउंट रेट ये क्या होता है। अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इतना आप समझ गए। तो मतलब 2019 में गरीबों में 12.3% की कमी आई है। अगर बात करें गरीबी की संख्या में तो 2011 में जहां हमारे पास 22.5% लोग गरीब थे, तो 19 में ये संख्या घटकर 10.2% रह गई है। और एक बहुत अच्छी बात यह है, विश्व बैंक ने ये कहा है ये जो गरीबी कम हुई है ना, ये शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा कम हुई है, यानी कि जो रूरल इंडिया है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं। इन्होंने कहा है अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 14.7%, अगर शहरी गरीबी की बात करें तो 7.9% की जो है गिरावट आई है। तो अब एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण भारत में गरीबी में कमी देखने को मिली है शहरों की कंपैरिजन में। इसके बाद देखिए एक बहुत अच्छी बात बताइए, जो छोटे आकार के जोत वाले किसान थे उन्होंने उच्च आय वृद्धि का जो है अनुभव किया है। यानी कि जो छोटे किसान थे जिनको हम कहते रहते कि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, हाल ही के समय में उनकी देखिए आय में वृद्धि हुई है। फिर क्या बताया गया है, 2013 और 2019 के दो सर्वेक्षण के दौरे हुए, एक बार 13 में हुआ था, एक बार 19 में हुआ था। तो पता चलता है जो छोटे जोत वाले किसान थे उनकी आय में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि हुई है। वहीं जो बड़ी जोत वाले किसान थे उनकी आय में 2% की वृद्धि हुई है। तो अच्छी बात है, हम देखिए समान समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमें पता चलता है। बहुत सुंदर डाटा है, ऐसे और मीन्स में कोट करने में भी काम आएगा और प्रीलिम्स में तो स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा ही सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ऑयल बॉन्ड्स। ये न्यूज़ में है। दरअसल अभी सरकार की आलोचना हुई कि जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। तो गवर्नमेंट में सरकार ने, खासकर जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया कि देखिए हम इन कीमतों को घटाने में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पिछली सरकारों ने ऑयल बॉन्ड के जरिए कर्जा रख रखा है सर पर, हम उसी को अभी चुका रहे हैं। तो अब ये जो ऑयल बॉन्ड्स के रूप में कर्जा लिया हुआ है, तो ये ऑयल बॉन्ड होते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या बता रखा है, सरकार ने कहा कि करों और तेल की कीमतों में कमी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड्स के लिए हुए थे तो उनका भुगतान गवर्नमेंट को करना पड़ता है। अब डेटा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो पे कर रहे हैं आप पिछला बर्डन वो कितना कर रहे हैं, इंटरेस्ट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। ऑयल बॉन्ड आपने खरीदे, उन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हैं। तो देखिए 2014-15 में लगभग 10,256 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आप पे कर रहे थे। 21-22 की बात करें तो 9,990 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। और अगर आप लगातार ये पे करते रहे और नए बॉन्ड आपने नहीं जारी किए
तब जाकर कभी 25-26 में भी आप 2,732 करोड़ रुपए जो है पे कर रहे होंगे। तो इसीलिए सीतारमन जी कह रही है, इफ आई डिड नॉट हैव द बर्डन टू सर्विस द ऑयल बॉन्ड्स आई वुड हैव बीन इन अ पोजीशन टू रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी ऑन फूल। यानी कि अगर पिछला बोझ मुझे उतारना नहीं होता तो मैं तेल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती थी। प्रीवियस गवर्नमेंट हैज मेड आवर जॉब डिफिकल्ट बाय इशूइंग ऑयल बॉन्ड। पिछली सरकार ने इन ऑयल बॉन्ड्स को जारी करके हमारे लिए परेशानियां बहुत बढ़ा दी है। ये तो हमने समझा कि अच्छा भाई कुछ मुश्किल वाली चीज़ हुई है, लेकिन ये मुश्किल वाली चीज़ें ऑयल बॉन्ड्स हैं क्या, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, ऑयल बॉन्ड का मतलब होता है आई ओन यू, है ना, या फिर आप कह सकते हैं ये एक प्रकार का वचन पत्र है। सरकार क्या करती है, ऑयल कंपनीज को कहेगी कि आप क्या कीजिए, जो ऑयल बेच रहे हैं वो थोड़ा सस्ता बेचिए। कंपनी कहेगी भाई हमारी तो इतनी लागत आती है, हम सस्ता कैसे बेच दें। सरकार कहती है अच्छा ठीक है, काम करते हैं, हम आपको इसके बदले में क्या है, पैसा देंगे, मनी देंगे इसके बदले में। अब क्योंकि पैसा फिलहाल पेड़ पे तो उगता नहीं है, सरकार के पास कहाँ से आएगा पैसा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि देखिए हम आपको एक वचन पत्र देते हैं, हम आपके साथ एक कसम ले लेते हैं। वो कसम ये है कि अगर आप जो है ऑयल पर सब्सिडी देंगे तो बाद में हम जो है आपको पैसे का भुगतान करेंगे। ये जो कसम ली है ना सरकार ने, इसको एक बॉन्ड के रूप में ऑयल कंपनीज को दे देते हैं कि ये लीजिए वचन पत्र, अब आप ऑयल पर प्राइस कम कर दीजिए, अब जो है हम धीरे धीरे आपके पैसे का भुगतान कर देंगे। तो पैसे का भुगतान तो धीरे धीरे जब होगा तब होगा, लेकिन तब तक इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा ना। यही जो सारा का सारा बर्डन है जिसकी बात नई सरकार कर दी है, और यही ऑयल बॉन्ड है। कीवर्ड आपने क्या ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट होते हैं, यानी कि वचन पत्र होते हैं जो नगद राशि के बदले सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देती है ताकि कंपनियां जनता से ईंधन की पूरी कीमत वसूल ना करें। आसान शब्दों में समझ गए। अब देखिए, एक ऑयल बॉन्ड के द्वारा सरकार जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी होती है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान आने वाले साल में 10 साल में करेगी, और जब तक ये बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाते तब तक सरकार जो है सीधे भुगतान न कर हर साल 8% का लगभग 80 करोड़ रुपए का जो है भुगतान करेगी। डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कीवर्ड मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, अंथगुडी टाइल्स। ये न्यूज़ में है, देखिए बहुत सुंदर होती है, पिक्चर आप देख सकते हैं। जो तमिलनाडु का शिवगंगा जिला है उसका एक गांव है, उसका नाम ही है अंथगुडी। वहां पर देखिए 500 सालों से प्रचलित रंग बिरंगी जो सजावटी टाइल्स है उन्हीं का नाम अंथगुडी है। ये देखिए हाथ से बनाई जाती है, ये जो इतना प्यारा डिजाइन आपको दिख रहा है ये पूरा हैंडक्राफ्ट है, ठीक है। और इसमें देशी और विदेशी संस्कृतियों के साथ साथ जो चेट्टियार समुदाय है तमिलनाडु का, उसकी समृद्ध संस्कृति भी मिली हुई है। क्या कीवर्ड याद रखना है, अंथगुडी टाइल्स, तमिलनाडु, चेट्टियार समुदाय, इतना हो गया। इसके बाद देखिए टाइल्स जितनी पुरानी होती जाती है ना उतनी आकर्षक और चमकदार होती जाती हैं। पर्यावरण के ये अनुकूल हैं, ठीक है, तो इसलिए जो घर के भीतर जो है इनका यूज़ किया जाता है। हाल ही में जो इन टाइल्स को बनाने वाले लोग हैं उन्होंने क्या है जीआई टैग की मांग की है, तो इतना और ध्यान रखिएगा, अंथगुडी टाइल्स को भी जीआई टैग नहीं मिला है, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। आगे मिल जाएगा तो हम जो है करंट अफेयर में अपडेट कर लेंगे। अब हमने जितना भी डिस्कशन अब तक किया है इसके आधार पर 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, दोनों का उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको जरूर देना है। पहला प्रश्न ये है, किस राज्य ने प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को जो है विकसित किया है। राज्य का नाम आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। दूसरा आपने बताना है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG योजना ये किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई है। दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक देखिए हमारा आज का वीडियो था, डेली करंट अफेयर हम रोजाना डिस्कस कर रहे हैं, रोजाना इसको फॉलो कीजिए, करंट अफेयर से आपका लिंकेज बना रहेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे तो परीक्षा में अवश्य ही फायदा होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए। नमस्कार।